Hi friends, welcome back to my channel Only Bio, presenting up the revision of the chapter Biotechnology और ये जो है इसका explanation होगा हिंदी में। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ फ्रेंड्स, सो प्लीज संभाल लीजिएगा। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बायोटेक्नोलॉजी का चौथा हिस्सा हम पढ़ने जा रहे हैं और जैसे कि आपको मालूम है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक महत्वपूर्ण चैप्टर है 12वीं के लिए या नीट एग्जाम के लिए। सो आप एंड तक सुनिएगा, इसके बहुत सारे पार्ट्स हैं, सो प्लीज़ प्लेलिस्ट भी आप चेक कीजिएगा। So let's start with structure of DNA, which was given by Watson and Crick, and hence it is called as Watson and Crick model of DNA double helix, given in 1953। यानी वॉटसन एंड क्रिक नामक विज्ञानों ने दिया हुआ ये डीएनए का नमूना या मॉडल कहा जा सकता है। फ्रेंड्स, जेम्स डी वॉटसन एक अमेरिकन जीवाणु वैज्ञानिक थे और उन्होंने डीएनए की जो बनावट है वो पता करने के लिए वो जाने जाते हैं और इनके साथ साथ फ्रांसिस क्रिक और मॉरिस विल्किंस, इनको साथ में ही नोबेल पुरस्कार भी मिला हुआ है। According to this model, DNA usually has a double-stranded structure in which two strands are held together by hydrogen bonding between the two bases of each nucleotide pair in the core of stacked base pairs. यानी क्या? According to this model of DNA, यानी ये जो नमूना दिया है वॉटसन एंड क्रिक उनके उसके मुताबिक डीएनए जो है, डीएनए हैज अ डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर। डबल स्ट्रैंडेड का मतलब है द्विसूत्री श्रृंखला। ओके, डबल स्ट्रैंड, स्ट्रैंड यानी कि चेन, इन विच टू स्ट्रैंड्स, स्ट्रैंड्स यानी किनारे भी कहे जा सकते हैं, किसमें आप बोल सकते हैं या बाजू कह सकते हैं, आर हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यानी डीएनए के जो दो स्ट्रैंड्स यानी जो श्रृंखला है, इन्हें एक दूसरे से पकड़ा जाता है, किसके कारण? तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण इन्हें, इन दोनों को एक दूसरे से जोड़ा जाता है, एक बंधन बनता है, दैट इज बॉन्ड बनता है। एंड बिटवीन द टू बेसिस ऑफ ईच न्यूक्लियोटाइड पेयर, बाजू में जो न्यूक्लियोटाइड्स है जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इन इनके साथ आपस में वो जोड़कर ये श्रृंखलाएं बनती है। स्टैक्ड यानी कि खड़ी खड़ी जो बेस पेयर्स है, स्टैक्ड यानी कि जो ढेर लगाते हैं, मैंने न्यूक्लियोटाइड्स का ढेर लगने के बाद न्यूक्लियोटाइड्स आपस में एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और तब जाके ये ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है। डीएनए इज अ कॉम्प्लेक्स मैक्रोमोलिक्यूल, यानी डीएनए एक कॉम्प्लेक्स यानी कि जटिल और एक मैक्रोमोलिक्यूल यानी एक बड़ा अणुओं से बना हुआ स्ट्रक्चर है। DNA is a long chain of polymer composed of units called as nucleotides। यानी डीएनए जो है वो एक लॉन्ग यानी कि एक लंबा पॉलीमर है, यानी कि एक बहुलक श्रृंखला है जिसके अंदर जो मोनोमर इकाइयां है वो कुछ है, तो क्या है? न्यूक्लियोटाइड्स है। फ्रेंड्स, ये भी हम गए वीडियो में पढ़ चुके हैं। Each nucleotide in turn is composed of 3 subunits। सब यूनिट यानी किसी भी चीज का एक और अलग घटक होना, इसे हम कहते हैं सब यूनिट। सो न्यूक्लियोटाइड ये एक क्या बोल सकते हैं, घटक है, और उसका और एक जो घटक है या जो उसका भाग है, वो ऐसे 3 भागों से हर एक न्यूक्लियोटाइड बना जाता है। फर्स्ट, पेंटोज शुगर, यानी कि जिस चीनी में या शुगर में 5 कार्बन होते हैं उसे हम कहते हैं पेंटोज शुगर। सेकेंड, फॉस्फोरिक एसिड, और तीसरा नाइट्रोजनस बेसिस यानी नाइट्रोजन आधार। फ्रेंड्स, आपके स्क्रीन के राइट हैंड साइड में आपको एक अच्छा सा वॉटसन एंड क्रिक मॉडल डीएनए का दिखाई पड़ेगा, जहां पर आप अगर गौर से देखते हैं तो एडेनिन, थाइमिन और साइटोसिन, ग्वानिन का बॉन्डिंग भी दिखाया हुआ है। आपको एक सीढ़ी जैसा स्ट्रक्चर नजर आएगा, सीढ़ी जैसा, एक लैडर जिसे हम कहते हैं, वैसा एक स्ट्रक्चर नजर आएगा, और उनके जो स्टेप्स है तो उसमें आपको नजर आएगा कि वहां पर बेस पेयर्स मौजूद है। अब पढ़ते हैं कि न्यूक्लियोटाइड के अंदर जो इकिया होती है या घटक होते हैं ये कौन से हैं। पहला होता है पेंटोज शुगर। द पेंटोज शुगर ऑफ डीएनए न्यूक्लियोटाइड इज डीऑक्सीराइबोस C5H10O4। फ्रेंड्स, डीएनए में शुगर होता है डीऑक्सीराइबोस।
वैसे आरएनए में शुगर होता है राइबोस, और ये एक पेंटोज शुगर कहलाता है क्योंकि इनमें 5 कार्बन मौजूद है। जैसे कि आप इसके फॉर्मूले में देख सकते हो, C5 यानी कि 5 कार्बन, H10 यानी कि 10 हाइड्रोजन और O4 यानी कि 4 ऑक्सीजन। दूसरा जो घटक है वो फॉस्फोरिक एसिड। It has one central phosphorus with 4 oxygen atoms. यानी इसके मध्य भागी एक फॉस्फोरस है और उसके बाजू में 4 ऑक्सीजन एटम्स पाए जाते हैं। थर्ड, नाइट्रोजन बेसिस यानी नाइट्रोजन आधार। These are of two types. ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं। A, two purines, that is adenine and guanine. आपको याद दिला दूं कि एडेनिन और ग्वानिन ये प्यूरिन्स है, इनमें 2 रिंग्स होते हैं, डबल रिंग कंपाउंड्स, और दूसरा होता है pyrimidines यानी कि साइटोसिन और थाइमिन। The chains are made up of many nucleotides, hence called as polynucleotide chains. चेन जो है, जो शाखा है, दो श्रृंखलाएं जो है, हर एक श्रृंखला में बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं जो एक दूसरे से जुड़े जाते हैं, इसीलिए उसे पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कहा जाता है। फ्रेंड्स, स्क्रीन पर और एक आपको खूबसूरत सा एक स्ट्रक्चर वाटसन एंड क्रिक मॉडल का आपको दिखाई देगा, डीएनए का। ये कलरफुल स्ट्रक्चर है, आपको समझने के लिए आसानी पड़ेगी, इसीलिए ये स्ट्रक्चर लिया हुआ है। आप गौर से देखिएगा इसको। सेकेंड पॉइंट जो है, the nucleotide strands are highly coiled, forming a double helix which is right-handed, that is clockwise. अब देखते हैं इसका मतलब क्या है। ये जो डीएनए का स्ट्रक्चर है जो कि बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड का बना हुआ है, जैसे पहले मैं बता चुकी हूँ, ये बहुत ज्यादा कॉइल्ड है, यानी कि अत्यधिक कुंडलित अवस्था में है, फॉर्मिंग अ डबल हेलिक्स। डबल यानी 2, और हेलिक्स यानी जो वक्रता है उसे हम कहते हैं डबल हेलिक्स। अभी अभी मैं बता चुकी, द्विसूत्री श्रृंखला जैसे हम कह सकते हैं, और उसका जो स्ट्रक्चर है वो हेलिकल है, विच इज राइट हैंडेड, दैट इज क्लॉकवाइज। इन्हें दक्षिणावर्त बोल सकते हैं या दाएं हाथ का बोल सकते हैं, राइट हैंडेड यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। द पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स, पॉली यानी बहुत सारे जो न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रैंड्स है, यानी कि जो श्रृंखलाएं है, lie in anti-parallel positions. Anti-parallel directions, that is head to tail position. यानी क्या? Anti-parallel का मतलब होता है प्रति समांतर, parallel का मतलब होता है समांतर, तो anti-parallel का मतलब होता है प्रति समांतर। Head to tail position, head यानी सर, tail यानी पूंछ। This means that carbon at number 5 position in pentose sugar molecule lies in one direction, that is 3-5- in one strand, and in opposite direction, that is 5-3- in the other strand. फ्रेंड्स, इसका मतलब ये है कि अगर 2 स्ट्रैंड्स अगर हम गौर से देखते हैं, तो एक स्ट्रैंड पर ऊपर की तरफ जो कार्बन होता है उसका ये शुगर होता है, मैं कह सकती हूँ डीऑक्सीराइबोस शुगर होता है, उसका 3/3 कार्बन जो है वो खाली होता है, वो किसी से बॉन्डेड नहीं होता, और उसी चेन के नीचे की तरफ जो शुगर मॉलिक्यूल यानी कि डीऑक्सीराइबोस है, उसका 5वां कार्बन फ्री होता है। सो ये बना 3-5-, और उसके बाजू में जो एंटी पैरेलल यानी कि समांतर जो उसके साथ स्ट्रैंड है, उसके अगर डीऑक्सीराइबो शुगर मॉलिक्यूल्स को हम देखें तो यहाँ पर एग्जैक्टली ऑपोजिट दिखाई देता है, इसीलिए उसे कहा जाता है 5-3-। The DNA molecule is polarized, that is, one of the polynucleotide chains runs in 3-5- direction and another in 5-3- direction. Thus, each strand shows polarity. जैसे कि अभी मैं बता चुकी हूँ कि एक स्ट्रैंड है, सोचिएगा आप आपके हाथों को कंसिडर कर सकते हो, एक लेफ्ट हैंड है, एक राइट हैंड है, राइट। सो इमेजिन कीजिएगा कि ये आपके जो हाथ है यानी ये डीएनए के स्ट्रैंड्स है, ओके। सो एक स्ट्रैंड जो है उसके ऊपरी हिस्से में जो डीऑक्सीराइबोस शुगर है उसका 3rd कार्बन खाली है, यानी वो किसी से भी बॉन्डेड नहीं है, और उसी स्ट्रैंड के नीचे वाला जो डीऑक्सीराइबोस शुगर है उसका 5th कार्बन खाली है, यानी वो जुड़ा हुआ नहीं है। सो ये जो कि इसकी वजह से उसको एक पोलैरिटी मिल जाती है, यानी विपरीतता जैसे हम कहते हैं, पोलराइज यानी एक्चुअली पोलराइज ये ध्रुवीकरण उसमें हम कहते हैं, पर यहाँ पर इस पोलैरिटी का मतलब है विपरीतता, एक साथ विरोधी वृत्तियां जो होती है, यानी एक ऊपर की तरफ जा रहा है, एक नीचे की तरफ जा रहा है, इसीलिए इसको पोलैरिटी कहा जाता है।
फ्रेंड्स फिर से देखिएगा, आपके राइट हैंड साइड पे स्क्रीन पे मस्त सा डायग्राम दिया हुआ है। मैंने अलग अलग इमेजेस लिए हुए ताकि आपको और भी अच्छे से समझे। सो द डीएनए डबल हेलिक्स शोज अ shallow, that is minor groove, which is 12 Armstrong units across. 1 Armstrong unit is 1 by 10,000 microns, and 1 micron is 1 by 1000 millimeter. And deep groove, that is major groove, about 22 Armstrong units across. यानी क्या फ्रेंड्स, जो डबल हेलिक्स है इसके अंदर हमें शैलो यानी कि उथड़ हम बोलते हैं, माइनर यानी कि लघु या गौण, ग्रूव यानी कि नाली दिखाई देती है, और उसके साथ साथ मतलब एक्रॉस दिखाई देती है, आर पार दिखाई देती है, और उसके साथ साथ हमें माइनर यानी कि लघु वाली जो नाली है उसके नीचे डीप यानी कि एक गहरी या प्रमुख नाली दिखाई देती है, फिर लघु दिखाई देती है, यानी ऑल्टरनेट करता है एक के पीछे एक। और उसका जो डायमेंशन है वो है 12 एमस्ट्रॉन्ग यूनिट्स एंड 22 एमस्ट्रॉन्ग यूनिट्स अक्रॉस। अक्रॉस यानी आर पार। ये एमस्ट्रॉन्ग, एक एमस्ट्रॉन्ग यूनिट जो है वो कितना है, तो 1/10,000 माइक्रॉन्स, और एक माइक्रॉन जो है 1/1000 मिलीमीटर का है। फ्रेंड्स कभी कभी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस पर प्रॉब्लम्स आ जाते हैं सॉल्व करने के लिए, इसीलिए ये डिटेल मैंने यहाँ दिया हुआ है, सो ये प्लीज याद रखिएगा। The Purin and pyrimidine bases are on the inside of the helix, forming the steps of the ladder. These steps are formed of paired nitrogen bases linked by weak hydrogen bonds. The pairing takes place between Purin and pyrimidine bases. यानी क्या, प्यूरिन और pyrimidine bases जो है, नाइट्रोजन आधार जो है, ये अंदर की तरफ है, हेलिक्स के अंदर की तरफ है, जो कि स्टेप्स बनाते लैडर के। स्टेप्स यानी हम आइडियली इसको कदम कहते हैं, लैडर यानी कि सीढ़ी। सो जो सीढ़ियों पे हम जहाँ कदम रखते हैं वो अंदर के हिस्से में होती है, बराबर। सो वहां पर अंदर के हिस्से में जहां पर हम अगर सीढ़ी को इमेजिन करते हैं, तो जहां पर हम कदम रखेंगे, अपने पैर रखेंगे, तो वो काय का बना हुआ है, तो वो प्यूरिन पिरामिडन का बना हुआ है। यानी जो साइड्स है, सीढ़ियों के जो साइड्स है, वो साइड्स किसके बने हुए हैं, तो नाइट्रोजनस बेसिस सेंटर में होने की वजह से साइड्स में सिर्फ और सिर्फ जो शुगर है यानी कि जो चीनी है और फॉस्फेट ग्रुप है, ये जो सीढ़ियों के आजू बाजू में यानी कि बाहर की तरफ दिखाई पड़ते हैं। ओके, these steps are formed of paired nitrogen bases। यानी अब जैसे कि आपको मालूम है, जब हम कहते हैं सीढ़ी तो उसके दो हिस्से होते हैं, जो कि एक दूसरे से हम जहाँ कदम रखते हैं उस तरफ से ज्वाइन हो जाते हैं। सो ये जो दो साइड्स है, इन्हें एक दूसरे से कैसे जोड़ा हुआ है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड से। एक तरफ अगर प्यूरिन है तो उसके सामने बराबर पिरामिडन आ जाता है, और अगर पिरामिडन है तो सामने प्यूरिन आ जाता है। That's why it is written pairing takes place between purine and pyrimidine bases। और ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं ये काफी वीक यानी कि कमजोर होते हैं। फिर से आप देख सकते हो कि स्क्रीन पर आपको अच्छी तरह से दिखाई देगा कि नाइट्रोजन आधार कैसे एक दूसरे से जुड़ते हैं। ग्वानिन के सामने हमेशा साइटोसिन आता है, साइटोसिन के सामने ग्वानिन आता है, थाइमिन के सामने एडेनिन, और एडेनिन के सामने थाइमिन। फ्रेंड्स बताना चाहूंगी कि एडेनिन और थाइमिन ये दो कमजोर हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ते हैं, और साइटोसिन ग्वानिन के बीच 3 कमजोर हाइड्रोजन बॉन्ड्स दिखाई पड़ते हैं। The bases of two chains are complementary to each other। यानी ये जो नाइट्रोजन बेसिस है ये कॉम्प्लीमेंट्री है, यानी एक दूसरे को पूरक है। Adenine is paired with thymine by 2 weak hydrogen bonds and guanine with cytosine by 3 weak hydrogen bonds, जैसे मैं अभी अभी आपको ये बता चुकी हूँ। Thus, in a DNA molecule, total purine contents are always equivalent to total pyrimidine contents। यानी कोई भी डीएनए मॉलिक्यूल में जितने प्यूरिन्स है उतने ही पिरामिडिन्स पाए जाते हैं, यानी इक्विवेलेंट यानी बराबर हिस्सों में ये पाए जाते हैं। क्योंकि एडेनिन अगर है तो सामने थाइमिन है, साइटोसिन है तो सामने ग्वानिन है, यानी एक प्यूरिन के सामने हमेशा एक पिरामिडिन पाया जाता है, जिसकी वजह से हमें ये मालूम होता है कि प्यूरिन और पिरामिडिन्स में हमेशा एक बराबरी दिखाई देती है डीएनए मॉलिक्यूल के अंदर। The planes of bases are nearly at right angles to the helix axis। यानी क्या, प्लेन्स यानी जो सतह है, सतह, राइट, ये करीबन यानी कि नियरली राइट एंगल्स यानी समकोण में दिखाई देते हैं।
एक्सिस यानी कि अक्ष बोल सकते हो या धुरी बोल सकते हो, उसके समकोण में यानी कि राइट एंगल्स में ये बेसिस दिखाई देते हैं। The diameter of the helix is always 20 Armstrong units. यानी जो व्यास है डीएनए मॉलिक्यूल का वो हमेशा 20 Armstrong units इतना होता है। फ्रेंड्स, आपको फिर से राइट हैंड साइड में दिखाई पड़ेगा ये बॉन्डिंग। आपको थाइमिन और एडेनिन के बीच में दो लाइंस दिखाई देंगे, डॉटेड लाइंस, यानी क्या बोल सकते हैं, डॉट यानी कि बिंदु वाले एक लाइन दिखाई देगी, और ग्वानिन साइटोसिन के बीच में आपको 3 लाइंस दिखाई पड़ेंगी। Adjacent bases are separated by 3.4 Armstrong units along the axis. Adjacent यानी जो संलग्न जो बेसिस है नाइट्रोजन आधार के, इनके बीच उनको सेपरेट किया जाता है, एक पर्टिकुलर अंतर इनमें होता है। वो कितना होता है? तो 3.4 एमस्ट्रॉन्ग यूनिट्स। ये एक दूसरे से अलग है। There are 10 base pairs in one turn, that is gyre. Thus helix completes one turn at 34 Armstrong units. फ्रेंड्स, याद रखिएगा कि आजू बाजू संलग्न बेसिस के बीच में डिस्टेंस कितना है? तो 3.4 एमस्ट्रॉन्ग यूनिट्स बराबर। और ऐसे कितने बेस पेयर यानी नाइट्रोजन आधार हमें दिखाई देते एक टर्न में? एक टर्न यानी कि एक मोड़ में, या एक गायर यानी कि एक चक्र में कितने दिखाई देते? तो 10। एक का अगर डायमेंशन 3.4 एमस्ट्रॉन्ग यूनिट्स है तो बराबर 10 है, यानी 3.4 इंटू 10 बराबर कितना होता है? 34 एमस्ट्रॉन्ग यूनिट, यानी एक चक्र में 10 बेस पेयर से, इसीलिए उस एक चक्र या एक मोड़ का डायमेंशन होता है 34 एमस्ट्रॉन्ग यूनिट्स। फ्रेंड्स, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। प्लीज आप आपके कमेंट्स दे दीजिएगा ताकि मैं अपने आप को खुद को और इम्प्रूव करूं। प्लीज लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो वो भी कीजिएगा। धन्यवाद।